नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, वंदे मातरम जी। आचार्य जी, ये गुरुकुल कब से चल रहा है और आपको प्राकृतिक चिकित्सा की प्रेरणा कहाँ से मिली है? गुरुकुल को प्रारंभ हुए शरद पूर्णिमा को बाबा जयराम दास जी के जन्म दिवस पे आज से ठीक लगभग 3 वर्ष पहले गुरुकुल प्रारंभ हुआ। और गुरुकुल प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी से मिली। जी। तो यहाँ पर किन-किन बीमारियों का इलाज किया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा से? गुरुकुल वर्तमान में शुगर, जोड़ों का दर्द, कैंसर, मोटापा, पेट के रोग, लीवर से संबंधित रोग, किडनी से संबंधित रोग, सेक्स से संबंधित समस्या, संतानहीनता और थायराइड मुख्य रूप से इन सब बीमारियों की चिकित्सा कर रहा है। और पिछले 3 वर्षों में चिकित्सा का कार्य तो हम लगभग 5-6 वर्षों से कर रहे हैं। पहले जो चिकित्सा हम व्याख्यान के माध्यम से करते थे, आज भी हम व्याख्यान के माध्यम से चिकित्सा करते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास प्रूफ नहीं थे कि इन सब औषधियों से ये लोग ठीक होते हैं। तो हमने गुरुकुल में चिकित्सा प्रारंभ की और लगभग 7,500 रोगियों को औषधियाँ देने के बाद अब हम परिणाम के रूप में ये कह सकते हैं कि पंचगव्य और प्रकृति के माध्यम से कैंसर के ऊपर, शुगर के ऊपर, जोड़ों के दर्द के ऊपर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिणाम हैं। 30 से अधिक ऐसे कैंसर रोगी ठीक हो चुके हैं जिनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और सामान्यतः पहली दूसरी स्टेज के रोगी तो उनकी संख्या हम नोटिस भी नहीं करते, बहुत ठीक हो जाते हैं, 3-4 महीने में ठीक हो जाते हैं। शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर 4 महीने से लेके 10 माह के बीच में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो साधारण शुगर रोगी है वो 4 महीने में ठीक हो जाता है। जो इंग्लिश मेडिसिन नहीं ले रहा है वो 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है। जो इंसुलिन ले रहा है उसका कम से कम 10 महीने लगते हैं। जोड़ों के रोगों की बात करें तो वो भी आपके लगभग 6 महीने लग जाते हैं। पुराना अगर जोड़ों का दर्द है, अन्यथा 2-3-4 महीने में ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मरीज आते हैं तो ज़्यादातर पहले हॉस्टल के चक्कर लगा के ही आते हैं बिल्कुल। और जब डॉक्टर जवाब दे देते तभी यहाँ पर जी। आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इस देश से ये प्राकृतिक चिकित्सा शुरू हुई और इसी देश में लोग विश्वास कम कर रहे हैं, डॉक्टरों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका मूल कारण है शिक्षा। जी। हमारी शिक्षा के माध्यम से हमें मानसिक गुलाम बना लिया गया और विदेशी जो पद्धति है उसके प्रति हमारा विश्वास पैदा कर दिया गया और हमारी पद्धति के प्रति हमारा अविश्वास पैदा कर दिया गया। इसका मूल कारण ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा मूल कारण है कि मनोरंजन का जो तंत्र है फिल्म इंडस्ट्री के रूप में जो खड़ा हुआ, उसने भी हमें हमारी पद्धति से दूर कर दिया। और जो बाजारवादी पद्धतियां हैं जिनसे उद्योगपतियों को पैसा मिलता है, उन पद्धतियों के नज़दीक कर दिया और उन्हीं पद्धतियों पर समाज का विश्वास कायम हो गया। और सर, जैसे कि किसी डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं, जैसे देसी गाय रखना चाहते हैं, अपने काम धंधे के लिए रखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, दूध वगैरह का भी, तो वो पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं, देसी मत रख लेना, वो तो 2-4 महीने दूध देगी, उसके बाद में लाद देगी। तो कहीं उनका भी हाथ है इसमें, मेरे को लगता है कुछ। देखो, राजीव दीक्षित गुरुकुल और अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो शोध कार्य किया है, उस शोध कार्य के अनुसार लगभग हम 25 कारणों तक पहुँचे हैं। और उसमें से एक जो मूल कारण है कि प्रकृति के जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं और जो वनस्पतियां हैं, उनके अंदर जो छेड़खानी की गई है, कैंसर व अन्य बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। जैसे जर्सी गाय जो है, उसका वो प्राकृतिक जीव नहीं है, वो ईश्वर निर्मित नहीं है, उसको मनुष्य ने लैब में तैयार कर दिया 2 जीवों को मिला के। जैसे जीएम सीड्स हैं और हाइब्रिड पेड़ पौधे हैं, ये सब बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि केवल देसी गौमाता, और देसी गौमाता भी वो जो ईश्वर के विधान से तैयार हुई, यानी कि नंदी महाराज और गौमाता के द्वारा जो तैयार हुई, ना कि सीमन के द्वारा तैयार हुई, उसी गौमाता को आप रखें। जैसे एक गौ माता घर में रखें, उसका दूध का सेवन करें, तो क्या बीमारियों से बच सकते हैं हम? निश्चित रूप से जिस घर में गौमाता रहेगी उसके गव्यों का सेवन करेंगे, दूध का, लस्सी का, दही का, घृत का, गौमूत्र का और गोबर का, तो आपकी 70% समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आपका शरीर फिट होगा, बीमारियों से आपको आरोग्य प्राप्त होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, कलेश कम होगा, बच्चा जो उस दूध का सेवन करेगा वो बुद्धिमान बनेगा,
क्योंकि हमारे शास्त्र ये कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर आप भैंस का दूध पिलाएंगे तो भैंस देखो एक बार घर से गुम हो जाए तो सर्च करने के लिए 5 आदमी जाते हैं, नहीं जाते, तब भी बड़ी मुश्किल से भैंस वापस आती है। लेकिन आप एक उदाहरण मुझे बता दो कि देसी गौ माता जो परमात्मा के द्वारा तैयार की गई वो गुम हुई हो तो आप बता दो मुझे, वो अपने आप अपने घर पे आती है। तो जैसे सर पहले कहते थे कि गरीब की गाय होती है, हम्म लेकिन अब कुछ ब्रीडिंग वाले इतना भाव चढ़ा रहे हैं, उनको इतना कर रहे हैं, तो साधारण किसान के घर पे गाय होती है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है। हम्म और ब्रीडिंग वाले बहुत ज़्यादा महंगे करते जा रहे हैं, जैसे कि अभी सूरतगढ़ में 2.5 लाख की 3 लाख की भी गाय बिक रही हैं। हम्म तो क्या वो सही जा रही है, सही हाथों में जा रही हैं, जैसे कि उनकी बोली लग रही है अभी? हम्म तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, इस विषय में हमारा अभी तक कोई स्पष्ट मत नहीं है कि गोमाता की कीमत बढ़ना समाज के लिए अच्छा है या नुकसानदायक है। अभी इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये एक संदेश के रूप में देना चाहते हैं कि पूरे भारत में जो भी प्राकृतिक गोमाताएं हैं, भले उसके नीचे 1 लीटर दूध हो और चाहे 15 लीटर दूध हो, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। गोमाता का आपके घर पे रहना महत्वपूर्ण है, उसकी दूध की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। रही बात जैसे ब्रीडिंग की जो है, उसके ऊपर हम भी चिंतन करेंगे। आज तक हमने इस विषय पर चिंतन नहीं किया, परमात्मा का नाम लेके हम चिंतन करेंगे। अगली बार हम आपको अवश्य बताएंगे इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो गुरुजी जैसे कि एक तो गाय हम घर पे रखते हैं और एक घूमने वाली गाय होती है, बाहर घूमने के लिए छोड़ते गोचर भूमि में, उनके दूध में क्या कोई अंतर होता है या एक समान होता निश्चित है? रूप से गोमाता के जो गव्य है वो अपने हर एक उसका पीक होता है, मतलब मैक्सिमम अधिक से अधिक लाभ उस गोमाता के गव्यों से मिलेगा जो गोचर भूमि में लगभग 6 से 8 किलोमीटर घूमेगी। और जो गोचर भूमि में अलग अलग वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों का वो सेवन करेगी, तब अधिकतम लाभ हमें गोमाता के गव्य से मिलेगा। हाँ, वर्तमान परिस्थिति में मजबूरी के रूप में जिनके घरों में गोमाता है वो एक कार्य कर सकते हैं, गाय को अंदर अंदर घुमा लें और घुमाने के अलावा वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के पत्ते गोमाता को सेवन करवाए। जैसे कि गर्मी में शीशम के पत्तों का सेवन कराएं, आप बड़ के पत्तों का सेवन कराएं, पीपल के पत्तों का सेवन कराएं, कभी कभी नीम के पत्तों का सेवन कराएं, अर्जुन के पत्तों का सेवन कराएं, पुनर्नवा यानी कि सांटी हो तो सांटी का सेवन करवाएं, बथुए के सीजन में बथुआ सेवन कराएं, तो लगभग जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। तो ये चारे के साथ में कुछ सत्तावर वगैरह देते हैं, बहुत वो अच्छा क्या है। क्या कुछ देना चाहिए उसके साथ में? गौ माता को चारे के साथ में पौष्टिक, देखो गौ माता को स्वस्थ रखने के लिए 100 ग्राम गुड़ सर्दी के सीजन में अवश्य रोजाना मिल जाए, चूना पानी के अंदर मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा सेंधा नमक चाटने के लिए मिल जाए, सतावर उसको भोजन के साथ मिल जाए सतावर। इसके अतिरिक्त सहजन के पत्ते 50 ग्राम अगर रोजाना गौ माता को मिल जाए तो वो बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो सभी मिश्रित रूप में मिल जाएं तो अमृत ही अमृत है, अच्छा ही अच्छा है। तो गुरुजी एक सवाल और है मेरा। बिल्कुल पूछिए आप। जैसे जिसको शुगर हो हम्म तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए? देखो, शुगर जिसको भी हो, रोजाना गौ माता का गोमूत्र 50 ml गर्म करके जी। हल्दी डाल के 2-3 ग्राम सुबह पिए, शाम को पिए। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम तेजपत्ता, 100 ग्राम आपका चिरायता, 100 ग्राम साबुत इसबगोल, 100 ग्राम करेले के बीज और 100 ग्राम जामुन की गुठली, इन सब का पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। इसके अतिरिक्त शुगर के रोगी के लिए एक विशेष दिनचर्या है जो राजीव दीक्षित गुरुकुल ने डिजाइन की हुई है, उस दिनचर्या का पालन करें। वो राजीव दीक्षित गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे है, आपको हम उसका पेपर दे देंगे। उस दिनचर्या का पालन करें, निश्चित रूप से शुगर ठीक हो जाएगी उनकी। गुरुजी आपने बहुत से दर्शकों को और हमें अच्छी जानकारी दी। आप इसके लिए आपका जैसे बहुत धन्यवाद। साथियों को